नेहा की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में दर्द और डर की गहराइयां साफ झलक रही थी। वह किसी तरह अपनी बात शुरू करने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसे अपनी यादें बताने से भी डर लग रहा हो। मैं और रमेश, हम दोनों 15 साल बाद इंडिया वापस आए थे। सालों तक विदेश में रहने के बाद हमने सोचा कि क्यों न अपनी जन्मभूमि हिमाचल प्रदेश जाएं, वही गांव जहां बचपन के दिन बीते थे। रमेश हमेशा से अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता था और मैं भी। इसलिए हम दोनों ने छुट्टियां ली और चल दिए अपने गांव की ओर। हमने हिमाचल में गाड़ी किराए पर ली और अपनी यात्रा शुरू की। मैं, रमेश और ड्राइवर विकास, हम 3 लोग थे उस सफर पर। नेहा ने गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए चुप हो गई, जैसे उसे याद करने में कठिनाई हो रही हो। वो एक ठंडी रात थी। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था और चांदनी भी कमजोर सी थी। हम उस सुनसान राजमार्ग पर थे, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। विकास, हमारा ड्राइवर, हमें बता रहा था कि यहाँ के लोग रात में सफर करने से डरते हैं, पर हमने उसे हल्के में लिया। विकास ने हमें कहा कि साहब, मैडम, इस रास्ते पर कई सालों से कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ है जो रात में लोगों का पीछा करता है। रमेश ने उस वक्त मजाक में कहा था, अरे विकास, हम डरने वाले नहीं हैं। ये सब कहानियां होंगी। वैसे भी हमें हमारे गांव पहुंचने की जल्दी है। नेहा की आवाज थरथराने लगी। काश हमने उसकी बात सुनी होती। रात के करीब 11 बज रहे थे। हम राजमार्ग के उस हिस्से पर पहुंचे जहां सड़क बहुत कम चौड़ी और ऊबड़ खाबड़ थी। चारों तरफ सिर्फ घने पेड़ और एक गहरी खामोशी थी। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स कुछ दूर झाड़ियों के बीच से हल्की सी हरकत दिखाने लगी। पहले मैंने सोचा कि कोई जानवर होगा, मगर वो कुछ और था। गाड़ी के पास आते आते हमें साफ दिखा कि वो इंसान जैसा था, पर इंसान नहीं था। लंबा और बहुत पतला, उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी और नुकीली थी। वो एक पल में गाड़ी के सामने आ गया। विकास ने जोर से ब्रेक लगाए, गाड़ी लड़खड़ा गई। वो चीज गाड़ी के सामने ही खड़ी थी, वो राख था। उसकी आंखें खाली थीं, बिना किसी इंसानी भावना के। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। उसके लंबे हाथ, नुकीले नाखून और बिना पलक झपकाए उसकी नजरें सीधे हमारी ओर थी। नेहा की आवाज अब और भी तेज हो गई थी, जैसे उसे अपनी बात कहते हुए भी डर महसूस हो रहा हो। रमेश ने खिड़की खोलकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उस राख ने एक झटके में उसकी ओर झपट्टा मारा। विकास ने गाड़ी को बैक करने की कोशिश की, पर टायर फिसल रहे थे। गाड़ी बेकाबू हो रही थी। वो राख रमेश के तरफ बढ़ रहा था, उसकी नजरें हम दोनों पर ही थी। वो एक झटके में गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, उसकी नुकीली उंगलियां अब गाड़ी की छत को खुरच रही थी। विकास घबरा गया था। गाड़ी की स्पीड अचानक बढ़ गई और हम सड़क के किनारे जा गिरे। गाड़ी का एक टायर गड्ढे में धंस गया था। उस वक्त रमेश ने मुझे देखने का एक आखिरी प्रयास किया था, उसकी आंखों में डर और चिंता साफ थी। नेहा, भागो, वो उसके आखिरी शब्द थे। मैं कुछ कर पाती, इससे पहले ही राख ने उसे गाड़ी से खींच लिया। उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। विकास और मैं दोनों गाड़ी से बाहर आ गए, हम बस भागने की कोशिश कर रहे थे। नेहा की आंखें भर आईं और वो घुटनों पर सिर रखकर रोने लगी। विकास ने मुझे जंगल की ओर खींचा। हम भागते गए, लेकिन वो चीज पीछे थी। हमें लगता था कि हम बच गए हैं, पर वो हर बार हमारी ओर बढ़ता आ रहा था। नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखों को पोंछते हुए अपनी बात जारी रखी, जैसे उसे इस भयानक कहानी को खत्म करना जरूरी लग रहा हो। वो रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। हम उस जंगल के बीचों बीच दौड़ रहे थे।
विकास ने मुझे अपनी तरफ खींच रखा था और बार बार मुझे कह रहा था कि हम बस थोड़ा और भाग लें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे पता था, हम चाहे जितना भी भाग लें, वो राख हमें छोड़ने वाला नहीं था। उसकी तेज सांसों की आवाज हमारे पीछे थी, जैसे वो हमें जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा हो। हर बार जब मैं पीछे देखती, उसकी लंबी छाया हमारे और करीब आती दिखाई देती थी। कुछ देर बाद हम एक ढलान पर पहुंचे, जहां से जंगल थोड़ा साफ था। विकास ने कहा, मैडम, अब बस थोड़ी देर और हम यहां से निकल सकते हैं। लेकिन वो भी उतना ही डरा हुआ था जितनी मैं। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर साफ था। जैसे ही हम ढलान से नीचे उतरे, अचानक एक जोर की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पत्थर गिरा हो या फिर नेहा की आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। उसकी आवाज धीमी और भारी हो गई थी। मैंने देखा, वो चीज, राख, अब सामने खड़ा था। उसने हमें घेर लिया था। हम अब किसी जाल में फंस चुके थे। विकास ने घबराकर पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और उसे मारने की कोशिश की। पर वो राख, वो हिला तक नहीं। उसने केवल अपनी लंबी उंगलियां विकास की तरफ बढ़ाई। विकास ने मुझे पीछे धकेला और चिल्लाया, भागो मैडम, भागो। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन विकास ने मुझे फिर से चिल्लाकर जाने को कहा। मैंने अपनी सारी ताकत लगाई और दौड़ पड़ी। मैंने उसे आखिरी बार तब देखा जब वो राख के सामने खड़ा था। और फिर मैं बस उसकी चीखें सुन पाई। वो चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज टूटी हुई और घबराई हुई थी। मैंने दौड़ना जारी रखा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही थी। बस भागती रही। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, शरीर थक चुका था, लेकिन दिमाग में एक ही ख्याल था, जिंदा रहना। वो राख कहीं और नहीं था, पर उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे वो मेरे बहुत पास हो। कुछ घंटों बाद मुझे दूर से एक ट्रक की हेडलाइट्स दिखाई दी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया और हाथ हिलाया। ट्रक रुक गया। ट्रक ड्राइवर ने मुझे गाड़ी में बैठाया और पूछा कि क्या हुआ, पर मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। मेरी आवाज बंद हो चुकी थी। वो मुझे नजदीकी पुलिस स्टेशन ले गया। नेहा ने लंबी सांस ली और थोड़ा पीछे हो गई। उसकी आंखें ठहर गईं, जैसे वो उस पल में खो गई हो। पुलिस ने जब हमारी गाड़ी और घटनास्थल की जांच की, तो वहां रमेश और विकास का कोई निशान नहीं मिला। गाड़ी टूटी हुई थी, पर दोनों गायब थे। पुलिस ने इसे एक गायब होने का मामला बताया, लेकिन मुझे पता है क्या हुआ था। मुझे पता है कि वो राख असली था और उसने उन्हें मार दिया। नेहा की आवाज एक बार फिर कांप उठी, जैसे वो अब उस भयावह रात से हमेशा के लिए डर में जी रही हो। मैं जिंदा हूं, पर मैं जानती हूं कि वो कभी भी वापस आ सकता है। मैंने उस रात कुछ ऐसा देखा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस राख ने मेरे पति और मेरे दोस्त की जान ले ली और मैं किसी चमत्कार से बच गई। लेकिन मुझे लगता है वो अब भी मुझे ढूंढ रहा है। वो राख कभी पीछे नहीं हटता, कभी नहीं रुकता।